आप सभी को पता है कि रेलवे की कई सारी परीक्षाएं अब आपको एक साथ देखने को मिलेंगी और इसमें से कई सारे पेपर्स के फॉर्म भी आपने भर दिए होंगे। जैसे कि एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ के फॉर्म निकल चुके हैं और अब बारी है एनटीपीसी ग्रुप डी या पैरामेडिकल जेई जैसे कई सारी बड़ी भर्तियों के फॉर्म आने की। रेलवे में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मैं आपको अपने पिछले 5 सालों के अनुभव के हिसाब से बताऊंगा। तो रेलवे के गणित की बात करें तो अरिथमेटिक मैथ का ऐसा सेक्शन जो कि लगभग रेलवे के सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और यहाँ तक कि आरपीएफ की परीक्षा में तो सिर्फ अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर एडवांस के लिए सिर्फ मेंसुरेशन और डीआई ही देखने को मिलेगा। और जो आपने सपना देख रखा है कि मैं गणित में कैसे पूरे नंबर ला पाऊंगा, वो भी आसान हो जाए। हम लेकर आ रहे हैं 11 मई शनिवार सुबह 9 बजे एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर एक ही क्लास में पूरी की पूरी अरिथमेटिक मैथ का सफाया, जिसमें आप जो पीछे टॉपिक देख रहे हैं ये अरिथमेटिक मैथ के वो 19 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से पेपर में प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, एमडी क्लासेस की यूट्यूब पर इस शनिवार 11 मई को आपको जरूर आना है। नीचे दिए गए नोटिफाई मी पर क्लिक कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इस बार गणित को मजबूत बनाएंगे इस पूरे शानदार मैराथन में। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया। चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो चलिए हो जाइए तैयार, धमाकेदार, शानदार, एकदम जबरदस्त प्रश्नों की बौछार होगी लगातार। तो क्या आप हैं तैयार? आज के सेशन में साथियों एक बड़ा शानदार सा टॉपिक है और आज का टॉपिक क्या है साथियों? भारतीय समाज सुधार तथा पत्रकारिता। भारतीय समाज सुधार तथा पत्रकारिता ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आना लगभग तय माना जाता है और अगर आपने कर लिया इन क्वेश्चंस पर विजय तो फिर जय, है ना। चलिए तैयार हो जाइए भाई। गुड़िया रानी, नैन्सी, संटू, पुष्पा, निशु, अशोक, मनोज, एसके, सपना, रोशनी, बहुत बहुत स्वागत है भाई। आशा, अनिल, हेमराज, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लेकर चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर और करते हैं श्री गणेश एक शानदार सी क्लास का। तो ये रहा इसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा इसका आंसर साथियों क्या होना चाहिए। जी हां, तो कौन बता रहा है सबसे पहले आंसर? देखिए कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। ब्रह्म समाज 1828 में किसने स्थापित किया था? भैया राजा राममोहन राय ने स्थापित किया था, ठीक है ना। अच्छा, आदि ब्रह्म समाज 1866 में किसने स्थापित किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज किसने स्थापित किया था? केशव चंद्र सेन ने। और साधारण ब्रह्म समाज किसने स्थापित किया था? आनंद मोहन बोस ने। अब देखिए इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा लाभ क्या है जानते हैं कि एक ही तरह के क्वेश्चन एक ही जगह पर हो गए। भाई देखिए ये भी क्या है, ये भी समाज, ये भी समाज, ये भी समाज, ये भी समाज। अंतर यह है कि ये ब्रह्म, ये आदि ब्रह्म, ये भारतीय ब्रह्म, ये साधारण ब्रह्म, ठीक है ना। तो सिंपल है। वैसे एक बात आपको बता दें इसमें कि है क्या कि ये जो आप देख रहे हैं साथियों, इसी ब्रह्म समाज का जब प्रथम विभाजन हुआ तो 2 संस्थाएं बनी जिसके एक नाम है आदि ब्रह्म समाज और दूसरे का नाम है भारतीय ब्रह्म समाज और इसी भारतीय ब्रह्म समाज से टूटकर यह बना था। खैर राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? तो 1 2 3 4 क्या है भैया? 1 2 3 4। अच्छा, अगर हम ऐसे ही और नामों की बात कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही और नाम, जैसे ये समाज स्पेशल है तो ऐसे देखिए एक संस्था आपको याद होगी, प्रार्थना समाज, है कि नहीं भाई? प्रार्थना समाज, तो यहां पर भी तो समाज ही शब्द आ रहा है, प्रार्थना समाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रार्थना समाज। अब ये जो प्रार्थना समाज है 1867, ठीक है भैया, कौन था भैया संस्थापक इसका? आत्माराम पांडुरंग। कौन था संस्थापक? आत्माराम पांडुरंग संस्थापक था, ठीक है ना। कौन भैया? आत्माराम पांडुरंग संस्थापक थे। इसी प्रकार से याद करिए साथियों, कौन? सत्य शोधक समाज। क्या भैया? सत्य शोधक समाज। क्या? सत्य शोधक समाज। अब हम सत्य शोधक समाज की बात करते हैं तो साथियों यहां पर आप देखेंगे कि इसकी स्थापना हुई थी 1873 में। किसने स्थापना करी थी? भाई ज्योतिबा फूले ने। किसने करी थी? ज्योतिबा फूले ने। और इसी प्रकार से साथियों एक और है जिसका नाम क्या है? आर्य समाज। क्या नाम भैया? आर्य समाज 1875 में। इसके संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। कौन थे भैया? दयानंद सरस्वती थे। बात समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको समाज से संबंधित सारे प्रश्न मिल गए कि हाँ भैया जितने प्रकार के ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें समाज शब्द लगा रहता है,
ठीक है, आइए जरा अब इसका आंसर बताइएगा। जी हां, तो एक एक करके सारे प्रश्नों का तोड़ निकालेंगे और एकदम जोरदार तरीके से। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम बताना है साथियों। जी हां, रामकृष्ण परमहंस कौन है? तो आप जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। कौन थे भैया? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, ठीक है ना। और बिल्कुल आपको याद होना चाहिए साथियों कि इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी भैया? रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन साथियों जो स्थापित किया गया था, यह वर्ष 1897 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, इन्हीं के नाम पर। तो भैया इन्हें क्या कहते थे? गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था इनका वास्तविक? गदाधर चट्टोपाध्याय। वैसे रामकृष्ण परमहंस को साथियों और क्या कहा गया है? रामकृष्ण परमहंस को और क्या कहा गया है? दक्षिणेश्वर संत कहा गया है। क्या कहा गया है साथियों? दक्षिणेश्वर संत कहा गया है। ठीक बात है ना, दक्षिणेश्वर संत कहा गया है। क्लियर बात है। अच्छा, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर कह रहा है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही हैं। ब्रह्म समाज की बात हो रही है। अब ये वही ब्रह्म समाज है जिसकी स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी साथियों, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात क्या लिखा है? सबसे पहली बात क्या लिखा है भैया? बिल्कुल, अब इसका लिखा है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। सही बात है भाई, राजा राममोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है ना। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग का अस्वीकार कर दिया। एकदम सही बात है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। नहीं, इस सिद्धांत का प्रचार किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रचार साथियों आर्य समाज ने किया था। इस सिद्धांत का प्रचार किसने किया था? आर्य समाज ने किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 1 और 2। ठीक है भाई संजीत, केवल 1 और 2। चलिए, तो अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए और इसका आंसर बता दीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भाई सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, याद करिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले साथियों महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु हैं, है ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु हैं। 1905 की बात है साथियों। और याद करिए कि अगर हम 1905 की बात करें तो 1905 में साथियों क्या क्या हुआ? याद करिए, बंगाल विभाजन हुआ था। यह तो बहुत कॉमन बात है कि बंगाल विभाजन हुआ था। इसी प्रकार से याद करिए 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था साथियों वर्ष 1905 में ही। हुआ था कि नहीं हुआ था? वर्ष 1905 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस में साथियों अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। थे कि नहीं थे गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष? थे ना। तो बिल्कुल याद करना है। 1905 में ही याद करिए कि शोक दिवस मनाया गया था। क्या शोक दिवस साथियों मनाया गया था? कब? 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया था। और इसी दिन साथियों एक और दिवस मनाया गया था, राखी दिवस, क्योंकि इसी दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ था। और भाई 1905 में ही बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी साथियों शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक बात है ना। तो बिल्कुल याद रखेंगे जबरदस्त तरीके से। चले अगले प्रश्न की तरफ चले भैया, ठीक है ना। जी हां, आइए इसका आंसर भी बताइए। कह रहा है प्रश्न कि भारत सेवक समाज वही चीज है जो अभी हम कह रहे थे ना। भारत सेवक समाज का मतलब क्या हुआ? यही वाला सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी कहिए या फिर भारत सेवक समाज कहिए भैया, बात एक ही है। देखिए, इसको कंसेप्ट के साथ अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए ना कि भाई देखिए, यहां पर 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। यहां पर 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे ना इसके अध्यक्ष बनारस अधिवेशन के। तो देखिए, पहली बात तो यह समझिए कि ब से बनारस और ब से बंगाल विभाजन दोनों एक ही वर्ष हुए। ब से बनारस का अधिवेशन और ब से बंगाल विभाजन दोनों एक ही वर्ष हुए। गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इस समय करजन, वही वायसराय कौन था इस समय? इस समय वायसराय साथियों करजन था। इस समय वायसराय कौन था? करजन था। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा। तो इस समय गोपाल कृष्ण गोखले की जो प्रसिद्धि है वो पराकाष्ठा पर थी। ठीक है ना। और इतनी पराकाष्ठा पर थी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने बाकायदा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापित करी, जिसने खूब नाम कमाया। जिसने खूब नाम कमाया, एकदम बूम मार के। चलिए ये बताइए जरा, तो भैया ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? ब्रह्म समाज का सिद्धांत साथियों राजा राममोहन राय की संस्थाओं के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। क्या भैया? हाँ देखिएगा, वैदिक काल में एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है?
वैदिक काल में है ना, वैदिक काल में हिंदुओं की ब्रह्म आत्मा, ये जबरदस्त ट्रिक है। अब आप ये मत सोचिएगा कि भैया लंबी ट्रिक है, इससे आपको कई सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, आप देखिएगा बहुत शानदार ट्रिक है। क्या, पहले आप समझिए, कह रहा है वैदिक काल में हिंदुओं की ब्रह्म आत्मा राजा थी। कब की बात हो रही है? वैदिक काल की बात हो रही है। वैदिक काल में वाकई में हिंदुओं की जो ब्रह्म आत्मा थी वो अच्छी थी, राजा थी, जबरदस्त थी। ठीक है, तो अब देखिए इस ट्रिक का कमाल कि वैदिक से क्या हो जाएगा भैया, वैदिक से हो जाएगा, एक तो था वैदिक कॉलेज, ठीक है, तो एक वैदिक कॉलेज था भैया, वैदिक कॉलेज। एक था क्या भैया, वेदांत सोसाइटी। क्या भैया, वेदांत सोसाइटी। क्या, वेदांत सोसाइटी। काल से क्या हो जाएगा भैया, कलकत्ता यूनिटेरियन। क्या हो जाएगा, कलकत्ता यूनिटेरियन हो जाएगा। क्या, कलकत्ता यूनिटेरियन हो जाएगा। और इसी प्रकार से देखिएगा हिंदू से क्या हो जाएगा, हिंदू कॉलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, हिंदू कॉलेज हो जाएगा, हिंदू कॉलेज हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म से क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आत्मा से क्या हो जाएगा, आत्मीय सभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आत्मीय सभा हो जाएगा। क्या, आत्मीय सभा। और राजा से क्या हो जाएगा, राजा से हो जाएगा राजा राममोहन राय। इसका मतलब ये सारी संस्थाएं किसने स्थापित करी हैं, ये सारी संस्थाएं राजा राममोहन राय ने स्थापित करी हैं। ठीक है ना, तो देखिए राजा शब्द यहां आ रहा है, तो राजा से राजा राममोहन राय हो गया, राजा राममोहन राय द्वारा ये संस्थाएं स्थापित की गई। तो वैदिक काल में हिंदुओं की ब्रह्म आत्मा राजा थी। एक लाइन याद करने से आपको ये याद हो रहा है कि वैदिक से वेदांत कॉलेज, वेदांत सोसाइटी, वैदिक कॉलेज, काल से कलकत्ता यूनिटेरियन, हिंदुओं से हिंदू कॉलेज, ब्रह्म से ब्रह्म समाज, आत्मा से आत्मीय सभा। तो ये सारी संस्थाएं राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित की गई हैं। सिंपल सी ट्रिक से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिलहाल साथियों, इस संस्था ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था मुख्य रूप से वो किस पर फोकस था, एक देववाद पर। किस पर, एक देववाद पर। अगर ट्रिक में वाकई में लगा हो दम तो भैया एकदम जबरदस्त तरीके से सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, अब एक बात और है कि साथियों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय के द्वारा एक किताब लिखी गई थी। कौन सी भैया, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। कौन सी किताब लिखी गई थी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इस किताब का मतलब जानते हैं क्या है, इस किताब का मतलब होता है एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार। तो यह किताब किसने लिखी थी, एकेश्वरवादियों को उपहार। तो भैया इस लेवल का पढ़िए कि एकदम जबरदस्त मजा आ जाए। यह राजा राममोहन राय के द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है ना, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मतलब एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है ना, चले अगले प्रश्न की तरफ भाई। चलिए भाई, मनीषा, ओमकार, लालू, सपना, गुड़िया, जोरदार तरीके से आंसर दीजिए इसका भाई। जी हाँ, इसका आंसर तो जरूर दे लेंगे आप, फटाफट बताइए भाई। भारत में पुनर्जागरण का आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? देखिए एक बात समझिए कि भाई होता क्या है कि प्रथम आधुनिक पुरुष, बहुत सारी उपाधियां हैं भैया। प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है ना, प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं? ठीक है, नव भारत का तारा किसे कहते हैं, नव भारत का तारा किसे कहते हैं भैया, नव भारत का तारा। ठीक है ना, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जी हां, इसी प्रकार से पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? इसी प्रकार से देखिएगा युग दूत किसे कहा गया है भैया, युग दूत किसे कहा गया है, राजा किसे कहा गया है? तो ये सारी उपाधियां साथियों एक ही व्यक्ति की है, ये सारी उपाधियां एक ही व्यक्ति की है। और ये व्यक्ति कौन है भैया? तो ये व्यक्ति साथियों है राजा राममोहन राय। ये व्यक्ति कौन है साथियों? ये व्यक्ति है राजा राममोहन राय। पक्का याद रहेगा, दौड़ा दौड़ा कर याद रहेगा, बिल्कुल भाई संजीत। ठीक है ना, तो राजा राममोहन राय भैया याद रखिएगा, ये सारी उपाधियां इन्हीं की हैं। ठीक है, इन्हें युगदूत किसने कहा था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो साथियों इनको युगदूत कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो साथियों अकबर द्वितीय, मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा गया था, ब्रिटेन भेजा गया था। ठीक बात है भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ये बताइए जरा। और ये जो अच्छे कंसेप्ट आपको मिल रहे हैं इनको नोट्स में जरूर लिख लेना ध्यान से भैया। चलो ये बता दो भाई, किनकी स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी? हमने आपको ट्रिक बताई थी ना थोड़ी देर पहले, उसके आधार पर इसका आंसर निकाल लेंगे आप। प्रार्थना समाज 1867 में साथियों स्थापित किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा भैया? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा साथियों। आर्य समाज 1875 में स्थापित किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा?
द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती। ठीक है भैया, तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर इसका 1 और 2, 1 और 2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया। ये बताओ जरा। जी हां, जोरदार धमाकेदार। जी हाँ, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली संस्था कौन सी थी? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली संस्था कौन सी थी साथियों? आत्मीय सभा थी। कौन सी? आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना इन्होंने 1814-15 में की थी। कब की थी? 1814-15 में। भाई इसकी स्थापना तो इन्होंने 1828 में की थी। अच्छा एक बात और है, क्या जानते हैं कि भैया राजा राम मोहन राय के द्वारा जो स्थापित हिंदू कॉलेज था, इसको विशेष रूप से याद रखिएगा कि हिंदू कॉलेज को भाई और क्या कहा गया है? प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहा गया है। प्रेसिडेंसी कॉलेज भी साथियों कहा गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1817 में हुई थी। किसके सहयोग से? तो याद रखिएगा डेविड हेयर के सहयोग से। किसके भैया? डेविड हेयर के सहयोग से साथियों इसकी स्थापना हुई थी। डेविड हेयर के सहयोग से स्थापना। ठीक बात है ना? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बिल्कुल, बाकी अगर आप देखें यहां पर साथियों तत्वबोधिनी सभा है, यह 1839 में स्थापित हुई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में स्थापित हुई थी। और हां, मूल रूप से इसे क्या कहा जाता था पता है? मूल रूप से साथियों इसको तत्वरंजनी सभा कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? तत्वरंजनी सभा कहा गया है। ठीक है, तत्वरंजनी सभा साथियों इसे मूल रूप से कहा गया है। ठीक है, तत्वबोधनी सभा को। आप में से कोई बता सकता है कि तत्वरंजनी या तत्वबोधनी सभा का उद्देश्य क्या था? तत्वरंजनी या तत्वबोधनी सभा का उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था? तो इसका उद्देश्य था उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार। क्या उद्देश्य था? उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार। क्या साथियों? उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार। उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार। बताओ पक्का याद रहेगा ना? तो पक्का याद भी रखना चाहिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए जरा। राजा राम मोहन राय की समाधि कहां है भैया? राजा राम मोहन राय की समाधि, मामला क्या हुआ था पता है साथियों? दरअसल में मुगल शासक अकबर द्वितीय जब था, तो आप जानते हैं कि मुगल शासक भाई 1765 के इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली, ठीक है, पेंशन पर जीवित थे। तो जिस समय मुगल शासक अकबर द्वितीय था, तो अकबर द्वितीय ने यह सोचा कि मेरी पेंशन बढ़नी चाहिए। 26 लाख रुपए मिलती है और 85 वर्ष से वही मिल रही है, तो बढ़नी चाहिए। तो इसने अंग्रेज अधिकारियों से बातचीत की कि हमारी पेंशन बढ़वा दो। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि देखो तुम्हारी पेंशन जो है राजा जी यहां से नहीं बढ़ पाएगी, आपकी पेंशन ब्रिटेन से आती है, तो ब्रिटेन किसी को भेजो, वहां जाकर बातचीत करें, वहीं से पेंशन बढ़ पाएगी। तो अकबर द्वितीय को लगा कि मैं खुद पेंशन बढ़वाने ब्रिटेन जाऊंगा, ये अच्छी बात नहीं है, राजा के, ठीक है, सम्मान की तौहीन है। ठीक है ना? तो राजा जी ने सोचा कि अब किसको भेजा जाए, तो इन्होंने सोचा कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जाए। तो भैया राम मोहन राय को बुलाया गया। तो राम मोहन राय से कहा गया कि आपको ब्रिटेन जाना है हमारी पेंशन बढ़वाने। क्या करने? हमारी पेंशन बढ़वाने जाना है। राम मोहन राय ने कहा ऐसा है कि वहां जाकर राजा से मिलना पड़ेगा ब्रिटेन के, और ब्रिटेन के राजा से तो एक राजा ही मिल सकता, मैं ठहरा आम आदमी, मेरे से क्यों मिलेंगे? ठीक है, मेरे से क्यों मिलेंगे? तो अकबर द्वितीय जो उस समय मुगल शासक था, उसने कहा ठीक है, आज से मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूं, आज से मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूं। मतलब उस जमाने में भी राजाओं महाराजाओं के पास कौन कौन से अधिकार थे कि ले भाई तू आज से राजा। ठीक है ना? तो राजा राम मोहन राय कहां चले गए भैया? राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़वाने चले गए इंग्लैंड, और वहां से लौट कर नहीं आए, वहीं पर हो गई इनकी डेथ। कहां? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। तो भैया ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी डेथ कब हुई थी साथियों? 1833 में डेथ हुई थी। ठीक है, 1833 में। है ना मजेदार बात? चलिए फिर इसका आंसर बताइएगा। हाँ जी, चलिए भाई ये बताइए जरा फटाफट, सभी के आंसर आने चाहिए जोरदार तरीके से। राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध साथियों नहीं किया था? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है और बहुत बढ़िया भाई। आयुष एकदम भाई, हिमांशु, आकाश, गुड़िया रानी, निर्मल, हिमांशु, बहुत बढ़िया। पाश्चात्य शिक्षा का, जी हां, पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। भाई राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा या वेस्टर्न कल्चर या, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी भाई? चलिए फटाफट बताओ भाई। मनीषा, बिल्कुल भाई। सनी, हिमांशु, नॉटी गर्ल, बताओ जरा।
हाँ जी, निम्नलिखित में से किसने? तो भैया महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा साथियों 1867 में की गई थी। कब की गई थी भैया? 1867। और याद करिए 1867 किस लिए याद किया जाता है? 1867 इसलिए याद किया जाता है कि यह वही वर्ष है जब दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था भैया? पहली बार क्या किया था? पहली बार पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय निर्धारण का प्रयास किया था। और क्या हुआ था भैया? पहली बार गरीबी निर्धारण का भी प्रयास किया था। पहली बार गरीबी निर्धारण का प्रयास भी किया था। पहली बार गरीबी निर्धारण का प्रयास भी साथियों यहां पर किया गया था 1867 में। और क्या हुआ था याद करिए? 1867 में ही साथियों वर्तमान जो फाइनेंशियल ईयर है, वर्तमान फाइनेंशियल ईयर स्वीकृत हुआ था। जो वर्तमान में फाइनेंशियल ईयर नहीं है कि 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो यह पहली बार साथियों शुरू हुआ था 1867 में। ठीक है, 1867 में। और 1867 में ही आप देखिए कि भैया प्रार्थना समाज की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, पक्का याद रहेगा, याद रखना भैया। इस तरह से ईयर याद करने में आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है ना? चलिए बिल्कुल भाई हिमांशु, शानदार। आओ जरा इसका आंसर बताओ। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अब जरा एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक वैसे तो आत्माराम पांडुरंग है, आप देख रहे हैं। अब भाई प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछे कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आप आत्माराम पांडुरंग बताइए। लेकिन अगर विकल्प में जैसे ये क्वेश्चन पूछा है तो यहां आत्माराम पांडुरंग तो ऑप्शन में ही नहीं है तो महादेव गोविंद रनाडे होंगे। कौन होंगे? महादेव गोविंद रनाडे होंगे, क्योंकि भैया इन्हीं की प्रेरणा से भाई स्थापित किया गया था। तो ये जीएस है, यहां पर आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा और कठिन प्रश्नों से लड़ना पड़ेगा, तभी जो है तड़ातड़ आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे और सफलता मुट्ठी में कर लेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए भैया। शिप्पू, सुचिता, लालू बताओ भैया। बहुत बढ़िया, जोरदार कमेंट के साथ। भाई देखिए ऐसा है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग, सेवा समिति, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। जी हाँ, बस यही आंसर है। कैसे आंसर है भैया? तो ये जो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन यहां पर आप देख रहे हैं, क्या सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन साथियों आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना 1892 में की गई थी वी पंतलू के द्वारा। किसके द्वारा? वी पंतुलू। ठीक है, वी पंतुलू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वी पंतुलू के द्वारा की गई थी, है ना? बाकी सब ठीक है। आइए, नाम खतरनाक था ना। चलो ये बताओ, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है साथियों? देखो वेदों के पुनरुत्थान, वेद याद करिए, वेदों की रचना किस काल में हुई? देखो याद करना कठिन नहीं है ना, बस चीजों को रिलेट करके याद करिए। वेदों की, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों की रचना का काल क्या है? वेदों की रचना का काल है साथियों वैदिक काल। ठीक है ना, वैदिक काल है ना। और वैदिक काल के निर्माता कौन थे? याद करिए, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। वैदिक काल के निर्माता या वैदिक काल में जो मुख्यतः लोग रहते थे वो कौन थे? आर्य थे ना। वो कौन थे? आर्य थे। तो अब याद करिए, आर्य से कहीं ना कहीं आप जुड़ पाएंगे कि आर्य समाज आप जुड़ पा रहे हैं कि आर्य समाज। तो साथियों वेदों के पुनरुत्थान का कार्य आर्य समाज ने किया, जिसकी स्थापना 1875 में साथियों बंबई में किसके द्वारा की गई थी? भाई ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा साथियों की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यहां पर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। किसका नारा दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। यहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, इन्होंने वेदों के पुनरुत्थान का काम किया। मैं तब वैदिक शिक्षा का समर्थन किया, वैदिक शिक्षा का समर्थन किया, वैदिक शिक्षा का समर्थन किया। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? वैदिक शिक्षा के समर्थक थे ये। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि चीजें आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि भैया वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है, तभी तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अगर आपसे कहे वैदिक शिक्षा के प्रबल समर्थक, तो आप दयानंद सरस्वती बताएंगे, दयानंद सरस्वती बताएंगे। ठीक बात है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें साथियों। वैसे दयानंद सरस्वती जी, एक चीज और है कि दयानंद सरस्वती जी ने ही प्रार्थना, जी हां, दयानंद सरस्वती जी ने ही सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब लिखी थी। और दयानंद सरस्वती जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का विकल्प नहीं हो सकता।
मतलब दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि भारत में किसी की भी सत्ता हो, बेकार से बेकार व्यक्ति सत्ता में बैठा हो, देश की बड़े से बड़े पद पर बैठा हो, चलेगा, लेकिन हमें कोई भी विदेशी अपने देश की सत्ता पर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो हमें हर हाल में भारतीय शासन चाहिए। ठीक है, अच्छा शासन स्वशासन का विकल्प नहीं हो सकता, यह कहा था स्पष्ट रूप से इन्होंने। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इन्होंने कहीं ना कहीं यह बात स्पष्ट की थी कि अंग्रेज चाहे जितना अच्छा शासन भारत में दे दे, हमें भारत में अंग्रेजी हुकूमत या विदेशी हुकूमत नहीं चाहिए, हमें भारत में भारतीय हुकूमत चाहिए। और यही कारण है साथियों कि जब वेलेंटाइन शिरोले ने, है ना, किताब लिखी, कौन सी भाई, वेलेंटाइन शिरोले ने किताब लिखी अनहैप्पी इंडिया, तो उसमें साथियों इन्होंने, सॉरी अनहैप्पी इंडिया नहीं, इंडिया अनरेस्ट, तो उसमें इन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा, आर्य समाज को। ठीक है, हां, पुरुषों में तो खैर बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। आइए इसका आंसर बताइएगा। जी हां, वर्ष 1875 में न्यूयॉर्क में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य जानिए, है ना, उद्देश्य जानिए, फिर मजा आएगा क्वेश्चन में। हिंदू पुनरुत्थान आंदोलनों में हिंदू पुनरुत्थान इसका भाई उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था साथियों? हिंदू पुनरुत्थान इसका उद्देश्य था। आप सोचिए साथियों कि ये कौन है? ये साथियों ये रशियन महिला है। कौन है भैया? ये रशियन महिला है। और ये कौन है साथियों? ये अमेरिकन पुरुष है। ये कौन है? ये अमेरिकन पुरुष है। तो पहली बात तो भाई, एक रूस की महिला और एक अमेरिका का व्यक्ति, दोनों लोग मिलकर न्यूयॉर्क अमेरिका में एक संस्था बना रहे हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इसका उद्देश्य क्या है? हिंदू पुनरुत्थान, हिंदू पुनरुत्थान। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसलिए क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन से, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता, जानते क्या है कि इसका अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां था? और जैसे ही इसका क्वेश्चन आता है ना कि भैया थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां था, तो जैसे ये अंतरराष्ट्रीय शब्द लोग पढ़ते हैं, उनको लगता है कि बस करो न्यूयॉर्क में ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये कहां पर था? अडयार मद्रास में था। कहां पर भैया? अडयार मद्रास में इसका अंतरराष्ट्रीय कार्यालय था। और भारत में इसकी सफलता का श्रेय किसे जाता है? इसकी सफलता का श्रेय जाता है किसको भैया? इसकी सफलता, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी सफलता का श्रेय, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि इसकी सफलता का श्रेय किसे जाता है, तो आप बताएंगे एनी बेसेंट को जाता है। किसको जाता है? एनी बेसेंट को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही भारत में इसको लीड किया, आगे बढ़ाया और चलाया। समझ गए भाई? चलें अगले प्रश्न की ओर। अगर पूरा सेशन आप एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि सेशन खत्म होने के बाद आपको लगेगा कि वाह, आज कुछ शानदार पढ़ा है। ठीक है ना? चलिए ये बताइए जरा फटाफट तो भैया, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता? थोड़ी देर पहले आपको सब इसमें बताया था कि भैया स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात को, है ना, बार बार प्रचार किया इसका कि भैया अंग्रेजी हुकूमत भारत में चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन इन्हें भारत से भगाना है। ठीक है ना, इन्हें भारत से भगाना है। ठीक है, चलिए ये बताइए जरा, सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना साथियों 1873 में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा भाई? ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले। याद करिए साथियों, इन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था? गुलामगिरी। क्या नाम था साथियों? गुलामगिरी इस किताब का नाम था कि नहीं भैया? गुलामगिरी। ठीक है, चलिए ये बताइए, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था को स्थापित किया था? अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम बात कर रहे हैं विधवा पुनर्विवाह की, तो याद करिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम साथियों आया था 1856 में। आया था कि नहीं 1856 में? और साथियों ये इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था जब यह अधिनियम आया था। और ये किसके प्रयासों से आया था? तो याद करिए डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। ठीक है ना, प्रयासों से आया था। ठीक बात है ना? चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है फिलहाल? तो विष्णु शास्त्री पंडित। क्या भैया? विष्णु शास्त्री पंडित, पक्का याद रहेगा। चलें अगले प्रश्न की ओर। अरे मजा आ रहा हो तो सेशन को दौड़ा दौड़ा कर लाइक जरूर कर दीजिएगा, कंजूसी एकदम नहीं भाई। क्यों भाई राजकुमार? बताओ भाई, सनी, सोहन, हिमांशु, हर्ष, पुष्पा, गिरीश, बताओ भैया, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवाद कहा जाता है? देखिए जरा, तो जरा देखिएगा साथियों, लोकनायक किसे कहते हैं? लोकनायक किसे कहते हैं बताइए? ये तो बिल्कुल याद होगा, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को। जय बिहार धुआंधार, है ना भैया? अब बताइए भाई, लोक, अच्छा इसी प्रकार से देखिएगा कि भाई जननायक किसे कहा जाता है? जननायक जिन्हें हाल ही में भारत रत्न दिया गया है,
इसमें भी कहेंगे क्या, जय बिहार धुआंधार कर्पूरी ठाकुर, ठीक है ना। हाँ, दोनों लोग बिहार से ही तो थे। तो भैया जननायक हो गया, लोक नायक हो गया। एक है साथियों देश नायक, ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। देश नायक किसे कहा गया है, सुभाष चंद्र बोस को साथियों। किसको, सुभाष चंद्र बोस को। अच्छा, दीन बंधु किसे कहा गया है, दीन बंधु साथियों किसे कहा गया है, तो भैया CF एंड्रूज को। किसको, CF एंड्रूज, CF एंड्रूज को कहा गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखेंगे। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखेंगे लोक नायक हो गया, देश नायक। और एक देखिएगा भाई देश बंधु, देश बंधु किसे कहा जाता है, देश बंधु साथियों कहा जाता है चित्तरंजन दास को। किसको साथियों, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। तो आप सोच के देखिए कि कितना जबरदस्त ये चीज है, एक ही जगह पर पता चली तो लंबे समय तक आपको याद रहेगी। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है, लोकहितवादी कहा जाता है। क्या भैया, लोकहितवादी। अच्छा, याद करिए लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो वो तो भाई बहुत इजी है, लोकमान्य तो बच्चे बच्चे की जबान पर है कि भैया बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लेकिन देखिए यही तो है वीके का जीके, एकदम एक ही जगह पर सारी चीजें आपको बता दी कि भैया क्या क्या चीजें हैं। क्यों भाई मोनू, तो स्क्रीनशॉट बनता है और आपके पास जो भी कॉपी पेन नोट्स हो फटाफट लिख डालो, छाप डालो, ठीक है। आओ जरा इसका आंसर भी बता डालो। पिछड़े वर्गों के उत्थान, पिछड़े वर्गों का उत्थान, इसमें से किसका मुख्य विषय था भैया, किसका मुख्य विषय था साथियों, तो बिल्कुल किसका, सत्यशोधक समाज का। किसका, सत्यशोधक समाज का, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें जैसे प्रार्थना समाज है, ठीक है, तो प्रार्थना समाज थोड़ा सा धार्मिक मुद्दे से जुड़े था, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, बाकी तीनों जो है वो धार्मिक मुद्दे से जुड़े हुए थे, ठीक है। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज की जिम्मेदारी थी। 1873 में इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में, आप जरा ध्यान दीजिएगा, जहां तक साथियों बाल विवाह का सवाल है तो एक चीज समझिए, मैं तीन बातें आपको एक ही जगह पर बताता हूं, तीन अधिनियम इससे रिलेटेड। नेटिव मैरिज एक्ट, क्या भैया, एक है साथियों नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था, 1872 में आया था, ठीक। एक बात ये याद कर लो। दूसरा ये क्या याद कर लो, सम्मति आयु अधिनियम। क्या भैया याद कर लो, सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम कब आया था, ये साथियों आया था 1891 में। कब, 1891 में। और एक क्या आया था साथियों, एक आया था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कब आया था, शारदा एक्ट आया था साथियों 1929 में पास हुआ था और 1930 में इसको लागू किया गया था, ठीक है ना। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें भैया, इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के विवाह की उम्र क्या थी, ठीक है। अगर हम महिलाओं की विवाह की उम्र की बात करें तो यहां पर महिलाओं की विवाह की उम्र न्यूनतम दी गई थी 14 वर्ष। क्या दी गई थी, 14 वर्ष। यहां पर महिलाओं की विवाह की न्यूनतम उम्र क्या दी गई भैया, 12 वर्ष दी गई, ठीक है। क्या, 12 वर्ष। और यहां पर क्या दी गई महिलाओं के विवाह की न्यूनतम उम्र, तो इस वाले में पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के भी विवाह की न्यूनतम उम्र दी गई। यहां पर कहा गया कि भैया महिला 14 वर्ष और पुरुष 18 वर्ष, ठीक है ना। और साथ में यह भी था कि इस वाले में ये किसके प्रयासों से आया था, तो ये भैया BM मालाबारी के प्रयासों से आया था। किसके भैया, BM मालाबारी के प्रयासों से ये आया था, ठीक है। इसमें कोई प्रयास जैसा मामला नहीं था। ये किसके प्रयासों से आया था, तो ये भैया आया था किसके प्रयासों से, डॉक्टर हरविलास के प्रयासों से। किसके, डॉक्टर हरविलास के प्रयासों से ये आया था, डॉक्टर हरविलास के प्रयासों से आया था, ठीक बात है ना। तो अब क्या ये ठीक रहेगा कि अब यहां से आपको ये जबरदस्त तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पर इस तरह की चीजें मिल गई हैं। तो भैया इसको भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जी भैया, हाँ पक्का उल्टा नहीं है, ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ लिया जाए, ठीक है। आइए देख लेते हैं भैया, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मजा तो आएगा ही, मजा तो आएगा ही। बताइए जी हाँ, कौन कौन बता रहा है भाई, रिंकी, निर्मल, सीमा, हिमांशु, गिरीश, बताओ जरा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। अब तो खतरनाक प्रश्न है, अब इस पर भी कमेंट बॉक्स एकदम जाम हो जाएगा, है ना। देखिए जरा, लेकिन समझिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी कब, 1875 में। करी कि नहीं भाई। अच्छा, दीन बंधु मित्र के द्वारा 1859 में भाई नील दर्पण किसके ऊपर लिखी गई थी, नील दर्पण जो है ये किसके ऊपर, बंगाल का नील विद्रोह। तो बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ था, 1859 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो आनंद मठ आया ये 1863 में आया। एक मिनट, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ आया था 1882 में। कब आया था, 1882 में। और ये कब हुआ, ये 1863 में हुआ, ठीक है। तो अब बताइए भैया, हाँ जी, क्वेश्चन का लेवल है खतरनाक बन जाता है, ठीक है। तो रहिएगा तैयार, जबरदस्त धमाकेदार। आइए अगले प्रश्न पर चलें। ये बताइए जरा,
हाँ जी, कह रहा भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है साथियों? तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। किसको भैया? स्वामी विवेकानंद को, ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए होता क्या है, ठीक है, एक मिनट, भारत का मार्टिन लूथर स्वामी विवेकानंद को नहीं भैया, ये कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता है फिर? स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता है? इनको 19वीं सदी में क्या कहा जाता है? इनको 19वीं सदी में नव हिंदू जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नव हिंदू जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नव हिंदू जागरण का अग्रदूत कहा जाता है भैया, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर, आइए जरा इसका आंसर भी बताइए। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया? भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया, ठीक है ना। चलिए बताने का प्रयास करेंगे भैया कि भारत भारतीयों के लिए का नारा। अब याद करिए कि इसमें एक चीज आपको याद आना चाहिए कि जो हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि अच्छा शासन स्वशासन का विकल्प नहीं हो सकता। अच्छा शासन स्वशासन का विकल्प नहीं हो सकता, इस बात का प्रचार किसने किया था? नहीं हो सकता। इस बात का प्रचार किसने किया था भैया? आर्य समाज ने किया था। तो जाहिर सी बात है कि आर्य समाज ही ऐसे विचार का प्रचार करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना है। बाकी आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग, आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज 1873 में सनत ज्योतिबा फूले, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए ये देखिए जरा, आर्य समाज की स्थापना कहां हुई थी भैया? आर्य समाज की स्थापना साथियों दयानंद सरस्वती ने कहां पर की थी? बंबई में की थी। कहां पर की थी? बंबई में की थी। देखिए जिसका ये सब चीजें तैयार होंगी थोड़ा बहुत, उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसकी तैयार नहीं होंगी उसका तैयार हो जाएगा और पेपर में प्रश्न जरूर दिखेगा। विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम याद करिए 1856 में साथियों। और इस समय अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन था? कैनिंग था साथियों। कौन? कैनिंग था। और ये किसके प्रयासों से आया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। किसके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये आया था साथियों, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, निम्नलिखित समाज एवं संस्थापकों में कौन सम्मिलित नहीं है? हाँ जी, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल, वेरी गुड बेचित्रा, ये बताइए। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी हम जानते हैं कि भैया इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 में। कब? 1875 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में ही हुई थी, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। इसमें गड़बड़ क्या है? तो गड़बड़ सीधा सीधा ये दिख रहा है कि भैया आर्य समाज जो है ये किसने स्थापित किया था? दयानंद सरस्वती ने। तो यहां सीधा सीधा यहां पर गड़बड़ी नजर आ रही है। अच्छा एक बात और है, क्या कि अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 1875 और ये देखिए 1875, तो 1875 में ये दोनों हुआ। 1875 का वर्ष तीन वजहों से महत्वपूर्ण है। एक तो ये 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, दूसरा आर्य समाज की स्थापना, तीसरा इसी वर्ष अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित हुआ जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, ठीक है। किसके द्वारा भैया? यह स्थापित किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां के द्वारा साथियों ये स्थापित किया गया था, ठीक बात है ना। सर सैयद अहमद खां के द्वारा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे भैया और इसका आंसर दीजिएगा। 1875 के तीनों वर्ष याद रख, तीनों कार्य याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ये बताओ भैया। चले भाई करण, हाँ डेली नियमित रूप से ये 9 बजे वाली क्लास आप जरूर देखिए, मजा आएगा। हाँ जी ये बताइए 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी, ठीक है। 1920 में, है ना। 1875 में पहले वो यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब वो अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मात्र था, ठीक है। किसके प्रयत्नों का फल था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था? तो वो 1875 की बात है, डॉक्टर ईश्वर चंद्र 1856 की बात है, डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया था? सती प्रथा याद करिए कि सती प्रथा साथियों याद होगा आपको कि 1829 में सती प्रथा को, ठीक है, घोषित किया गया था। किसके प्रयासों से? तो प्रयास तो साथियों राजा राम मोहन राय के थे, या यूं कह लीजिए कि राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कभी पूछे कि सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ, मान लीजिए आपसे पूछा कि सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ, तो या तो आप आंसर राजा राम मोहन राय देंगे या
या तो आप आंसर ब्रह्म समाज देंगे, दोनों में से जो भी विकल्प में मिल जाए, ठीक है। राइट आंसर फिलहाल क्या है इसका, तो राइट आंसर भैया इसका क्या बन रहा है, रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब ये आपका हाँ 17, ठीक है, XV 17, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। जी हां, बाकी इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद होगा विलियम बेंटिक। कौन, विलियम बेंटिक। सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण क्या है, याद करिए। सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण, अगर हम सती प्रथा की बात कर रहे हैं तो अगर हम कहें कि पहला प्रमाण, ठीक है, पहला प्रमाण, और दो तरीके के प्रमाण होते हैं, ठीक है ना, दो तरीके के। एक तो हम कहें कि पहला अभिलेखी प्रमाण बता दो, मतलब पहला अभिलेख जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है, पहला अभिलेख जिसमें लिखा हुआ है। दूसरा हम कहें कि भैया एक काम करो कि भैया है ना, हाँ ये बता दो कि पहला साहित्य, मतलब पहली ऐसी किताब जिसमें लिखा है, पहली ऐसी किताब जिसमें ये बात लिखी है। बात समझ रहे हैं ना, तो दोनों ही चीजें हैं। तो आप देखेंगे पहला अभिलेखी प्रमाण क्या है, पहला अभिलेखी प्रमाण है एरण अभिलेख, ठीक है, जिसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और पहला साहित्य क्या है, पहली किताब कौन सी है जिसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, महाभारत। कहा भैया, महाभारत में, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भैया, बिल्कुल ये बताइए जरा, बिल्कुल प्रश्न है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। हाँ अच्छा भैया आकाश, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 1829, ठीक है, हाँ सही तो है। क्या समस्या है दोस्त, क्या समस्या है, ठीक तो है ना। XV डबल, हाँ 17, ठीक है, ये बताइए। चलिए फटाफट बताएंगे। बहुत बढ़िया। ब्रह्म समाज का, भाई ब्रह्म समाज किस पर आधारित था, मुख्यतः एकेश्वरवाद पर। अब जरा एक चीज का ध्यान दीजिएगा भाई, अगर हम आपको एक ट्रिक बताएं, ठीक है, जिससे आपको यह पता चले कि राजा राम मोहन राय की किताबें कौन कौन सी हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो किताबें लिखी गई, उसके लिए मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, ठीक है ना। कौन सी ट्रिक है भैया, तो ट्रिक देखिएगा। ट्रिक है क्या, गिफ्ट। भाई एकदम आप समझिए कि तुरंत ही याद हो जाएगा आपको, है ना। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको हमने ये ट्रिक जो है पेड बैच में पढ़ाया भी है, ठीक है। तो किसको किसको याद है एक बार जरा कमेंट करके बताएंगे फटाक से, अगर आप लिख सकते हैं तो, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, हाँ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट तोहफतुल मुहिद्दीन प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है ना। हाँ तो देखिए सिंपल ट्रिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको याद करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। गीतों पर हिंदू राज, ठीक है ना। हाँ ये है कि अगर आप टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करेंगे तब तो आप कुछ भी भूल सकते हैं। गीतों पर हिंदू राज। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा है, राज। इस राज से क्या हो गया, इस राज से हो गया राजा राम मोहन राय। इस राज से क्या हो गया, राजा राम मोहन राय। अब देखना गी से क्या हो जाएगा, गी से हो जाएगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। क्या हो जाएगा, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, मतलब एकेश्वरवादियों को उपहार। मतलब ये एकेश्वरवाद पर लिखी गई किताब है, एकेश्वरवाद पर लिखी गई किताब है। इसी प्रकार से देखिएगा तो से क्या हो जाता है, तोहफत उल मुहिद्दीन। क्या हो जाता है भैया, तोहफत उल मुहिद्दीन, ठीक है। ये किस पर है, ये मूर्ति पूजा के विरोध में लिखी गई किताब है, मूर्ति पूजा के ऊपर लिखी गई किताब है। पर से क्या हो जाता है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। क्या है भाई, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। तो ये ईसाई धर्म की है ना जो बुराइयां हैं उसको उसके ऊपर लिखी गई, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है ना। ये ईसाई धर्म के ऊपर है, ठीक है। अच्छा हिंदू से क्या है, हिंदू से है हिंदू उत्तराधिकार नियम। क्या है भैया, हिंदू उत्तराधिकार नियम, हिंदू उत्तराधिकार नियम, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखेंगे हिंदू उत्तराधिकार नियम, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार नियम। चलिए तो इस तरह से आप इसको जबरदस्त तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अरे दमदार ट्रिक है कि नहीं, मजा आया, हाँ जी मजा आया। तो अगर दमदार ट्रिक है तो बताओ लाइक वाला बटन कौन दबाएगा भाई, लाइक वाला बटन कौन दबाएगा। अगर लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो का कंजूसी का कोनो फायदा है, कोई बात नहीं। चलिए आइए ये बताइए, हाँ जी कलकत्ता यूनिटेरियन के संस्थापक कौन थे, कौन बता रहा है। हाँ मिसबा भी याद करा देंगे। चलिए भाई कलकत्ता यूनिटेरियन के संस्थापक भी कौन है साथियों, राजा राम मोहन राय हैं। और ट्रिक में बताया था कि कैसे आप राजा राम मोहन राय की सारी संस्थाओं को याद कर सकते हैं। ये बताइए सती प्रथा विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था। रूढ़िवादियों का नेतृत्व याद करिए वही जिसने धर्म सभा की स्थापना की थी, है ना। धर्म सभा की स्थापना 1830 में की गई थी। मतलब जब राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज सती प्रथा जैसी बुराइयों को दूर करने की बात कर रहा था, तो वहीं पर राधाकांत देव के नेतृत्व में धर्म सभा जैसी संस्था क्या कर रही थी, रूढ़िवादिता का समर्थन कर रही थी। कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म की पुरानी जो परंपराएं हैं सारी परंपराओं को कंटिन्यू करने के पक्ष में थी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ठीक है ना। चलिए ये देखिए
निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना राजा राम मोहन राय ने समय से पहले कर ली थी? समय से पहले कर ली थी, तो खैर बनी बहुत बाद में, राष्ट्र संघ, ठीक है ना। हाँ जी, राष्ट्र संघ, ठीक है। तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लीग ऑफ नेशंस, ठीक है भाई, लीग ऑफ नेशंस जाकर 1921 में बना, लेकिन इसकी कल्पना पहले ही राजा राम मोहन राय ने की थी। मतलब कितने दूरदृष्टि वाले थे ये। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, किसको संगठित किया? याद करिए, सत्यशोधक समाज 1873, वही कौन भैया? भाई ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। तो ये किससे रिलेटेड था भैया? सीधी सी बात है, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, ठीक है। आइए जरा इसका भी आंसर बताइए। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से स्टार्ट हुआ था? भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से स्टार्ट हुआ था? नारी आंदोलन, ठीक है। हाँ जी, कौन बता रहा है नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से स्टार्ट हुआ था? देखिए इसमें सब एक से बढ़कर एक है। जैसे अगर हम कहें, जैसे इसमें जो ऑप्शंस में दे रखा है, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष, जैसे सामान्यतः अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब आपका आंसर क्या हो जाएगा भैया? एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे कहा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपका आंसर है क्या? सरोजिनी नायडू। क्या है भैया? सरोजिनी नायडू। और इस प्रश्न का वैसे ओवरऑल आंसर क्या है? ज्योतिबा फूले, ठीक है ना, ज्योतिबा फूले। आइए ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा फूले के विषय में सत्य नहीं है? भाई ज्योतिबा फूले के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, ज्योतिबा फूले ने एक किताब भी लिखी थी साथियों, जो हमने आपको बताया था, गुलामगिरी। कौन सी भैया? गुलामगिरी, ठीक है ना। अच्छा आगे देखिएगा, इसका आंसर क्या है कि वे दलित जाति के प्रथम जननेता नहीं थे। ऐसा ही है, प्रथम जननेता थे, ठीक है भैया। हाँ जी भैया, आ जाए, ठीक है। चलिए आइए आगे देख लिया जाए, ये बताएंगे यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? चलिए फटाफट बताएंगे भैया। देखिए यंग बंगाल आंदोलन साथियों चलाया गया पहली बात तो 1830 में, ठीक है। और यह आंदोलन जो था, यह आंदोलन फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। यह फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। फ्रांसीसी क्रांति में ऐसा क्या था जिससे प्रभावित हुआ भैया? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति में ऐसा क्या था, तो भैया फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही तो स्वतंत्रता, समता और विश्व बंधुत्व का नारा दिया गया था। वेरी गुड, क्या बात है, एक से एक दिग्गज पढ़े भैया। तुरंत आंसर दिया है हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है ना, हेनरी विवियन डेरोजियो, वेरी गुड। आइए जरा, वैसे आपको एक बात और बताएं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इन्हें अपने जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है ना, इन्हें अपने जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए भाई, अरे वाह, नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। समझ रहे हैं ना? बड़ी सिंपल सी और बहुत सटीक लाइन लिखी है कि नया दिन है, नई बात करेंगे, कल हार कर सोए थे, आज नई शुरुआत करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि भैया जो बीत गया वो बीत गया, अब नए सिरे से नई शुरुआत करिए और फोड़ डालिए। चलिए तो शुरू करते हैं, है ना। एक और शानदार सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दलों को की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी भैया? तो देखिए, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी से भी क्वेश्चन कई बार आते हैं ना, अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ठीक है ना, हाँ, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना है। फिलहाल राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है 2 और 3, ठीक है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं भाई, ये बताइए जरा सभी लोग। कह रहा है 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी भाई? बताएंगे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पत्रिका भी है, ठीक है, इनकी पे एक पत्रिका भी है, और इस पत्रिका में एक पत्रिका है, कौन सी पता है? बहिष्कृत भारत। क्या थी पत्रिका का नाम भैया? बहिष्कृत भारत। क्या था? बहिष्कृत भारत। तो बिल्कुल याद रखिएगा। और क्या था भैया? एक था मूक नायक। क्या था भाई? मूक नायक। क्या? मूक नायक, ठीक है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, ठीक है। क्या था? तो एक थी बहिष्कृत भारत और दूसरा था मूक नायक, ठीक है। आइए जरा इसका आंसर बताइए। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी और कब की थी भैया? याद करिए 1932 में इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? पुणे में, ठीक है। कहां पर? पुणे में।
भाई देखिए 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, आपको याद होगा। 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ तब महात्मा गांधी को यह एहसास हुआ कि हमने दलितों के लिए तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तब इनको एहसास हुआ कि हमने तो दलितों के लिए कुछ किया ही नहीं, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो वहीं पर महात्मा गांधी ने अपने आप को पूरा फोकस कर दिया दलितों के लिए चीजें करने के लिए, और महात्मा गांधी ने पहली बार यहीं पर दलितों को क्या कहा, यहीं पर पहली बार दलितों को हरिजन कहा। क्या कहा? हरिजन कहा, ठीक है ना। और हरिजन शब्द जहां जहां आए, ठीक है, हरिजन शब्द जहां जहां आए, आंसर महात्मा गांधी होंगे, ठीक है ना, आंसर महात्मा गांधी होंगे। जैसे कुछ लोग क्या है, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि महात्मा गांधी का नाम आते ही कुछ लोग महात्मा गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। सही बताऊं मेरे दोस्त, महात्मा गांधी के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। अगर आप जिस तरह से, क्या होता है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी को पता नहीं क्या हो गया है, राजनीति के चक्कर में या गलत अवधारणा के चक्कर में जब देखो तब मजाक उड़ाते रहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जैसे हमारे देश में क्या हो चला है पता है, कि अगर कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल को पसंद करता है तो वो तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का अपमान कर देगा, ठीक है। अगर कोई भगत सिंह को पसंद करता है, सुभाष चंद्र बोस को पसंद करता है, तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का अपमान करने से तनिक भी पीछे नहीं हटेगा। जबकि यह सोचना चाहिए कि देश की आजादी में योगदान सबका है। अगर हमारे देश की करेंसी पर महात्मा गांधी है तो हमारे दिलों में भगत सिंह भी हैं, सम्मान दोनों का है, ठीक है ना, दोनों का अपना अपना सम्मान है। महात्मा गांधी अगर किसी को बुरे लगते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी अगर भारत देश से किसी की है तो वो महात्मा गांधी की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों की पॉपुलैरिटी नहीं है, बाकी लोग भी पॉपुलर हैं, सम्मानित हैं, एकदम बिल्कुल चीजें हैं, लेकिन इसके लिए किसी का अपमान करना ठीक है। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान करना चाहते हैं तो इसके लिए कहां लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान करना पड़ेगा, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम सम्मान कर पाएंगे, हैं? तब हम सम्मान कर पाएंगे, ऐसा तो कहीं नहीं है। और दूसरी बात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान करने से पहले यह भी तो सोचना चाहिए कि इस देश की विदेश नीति के जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही संपादित की गई और शुरू की गई विदेश नीति को फॉलो किया जाता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, ठीक है। लोगों के लिए कहना आसान है कि वो गलत थे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो इस आइडियोलॉजी, थोड़ा सा जो पूर्वाग्रह है इससे बाहर निकलिए, ठीक है ना। हाँ, पढ़े लिखे बनिए, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। चलिए, तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी, ठीक है। अब एक चीज जरा देखिएगा, जैसे कह दे कि हरिजन शब्द का प्रथम प्रयोग, ठीक है भाई, हरिजन शब्द का प्रथम प्रयोग दलितों के लिए किसने किया था? यह महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे कभी कहे कि हरिजन पत्रिका किसने निकाली थी, तो हरिजन पत्रिका भी साथियों महात्मा गांधी ने निकाली थी, हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी ने निकाली थी। हाँ, एक अपवाद है कि कभी भी अगर आपसे कहे कि अखिल भारतीय दलित वर्ग, ये जो संस्था है ऑल इंडिया हरिजन संघ, मतलब अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, सॉरी पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के प्रथम अध्यक्ष। तब आपका आंसर जो है बदल जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। कौन थे भैया? घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है ना, ये याद ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए ये देख लेते हैं भैया। मतलब केवल यही एक अपवाद है कि अगर अध्यक्ष पूछ लिया तो घनश्याम दास बिड़ला, इसके अलावा जितने भी हैं, ठीक है, इसके अलावा जितने भी हैं, ठीक है, वो क्या है भैया? सब अपने आप में, ठीक है, हाँ, सब के सब जो है आंसर में महात्मा गांधी होंगे। ठीक है यार, पॉपुलर अंबेडकर जी भी हैं, पॉपुलर महात्मा गांधी भी हैं, पॉपुलर सुभाष चंद्र बोस भी हैं। देखो क्या होता है कि जो हमारे मन में बैठ जाता है कि ये व्यक्ति, बस हमें लगता है कि वही सबसे पॉपुलर है। अगर हमारे दिमाग में मोदी जी के प्रति पॉपुलरिटी है, मतलब पॉजिटिव फीलिंग है, तो फिर मोदी जी अगर कहेंगे कि आम को इमली मान के खा लो तो आप खा लोगे, ठीक है। आप देखना, आप देखिएगा कि जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में पॉजिटिव फीलिंग आती है वो अगर बुरा भी कह दे तो भी आपको अच्छा लगता है, और जिसके प्रति आपके दिमाग में नेगेटिव है वो कितना भी अच्छा कह दे वो आपको खराब ही लगेगा। अगर मान लीजिए कि जैसे मैं ये बातें कर रहा हूं, इन बातों से अगर आप में से किसी का भी मन है ना थोड़ा सा नेगेटिव हुआ तो कल से अगर मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊंगा आपको लगेगा बेकार पढ़ाते हैं, पढ़ाने उड़ाने नहीं आता है ना। समझिए बात को। और जिसको मेरी बातें अच्छी लगेंगी, अगर वह किसी दिन गलत भी पढ़ा दूं तो कहेगा सही है सर सही कह रहे होंगे, मुझे ही लग रहा है कहीं कोई डाउट हो गया, समझ रहे चलिए, तो जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके हाथों में आया भैया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में। किसके भैया? देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आया, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आया। ये देखिए
भाई महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य नेतृत्व किसने किया भैया, है ना भैया, नेतृत्व किसने किया? तो भैया हम देखेंगे एमजी रनाडे, मतलब महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। किसने? महादेव गोविंद रनाडे ने किया था, ठीक है। और प्रार्थना समाज की वैसे स्थापना तो 1867 में हुई थी और इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग माने जाते हैं, और आत्माराम पांडुरंग विकल्प में ना मिले तो एमजी रनाडे आंसर बताते हैं। समाज सुधार एवं उनके जन्म स्थल संबंधी बातों की भाई चर्चा होनी यहां पर। तो आप देख सकते हैं साथियों, ये वेद समाज है ना, वेद समाज जो है ये मद्रास में स्थापित हुआ था। कहां पर स्थापित हुआ था? मद्रास में स्थापित हुआ था। बाकी सब तो ठीक है ना, बाकी सब एकदम परफेक्ट है। जी हां, बाकी तैयार रहिएगा, आपके अपने प्यारे सत्यम सर लेकर आ रहे हैं जबरदस्त वाला रक्षक बैच, हमें लेकर आए ही हैं जबरदस्त रक्षक बैच, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। और कूपन कोड कौन सा लगा लेना है? इस पर चाहिए 10% डिस्काउंट, तो लगा लेना है VK10 कूपन कोड। कौन सा? VK10 कूपन कोड, और झम से ठीक है ले डालना है 10% डिस्काउंट के साथ। आइए, ये प्रोसेस है लेने का, लेकिन इसका आंसर बताएंगे। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, कह रहा वहाबी आंदोलन के बारे में क्या सही है? वहाबी आंदोलन के बारे में बात हो रही दोस्तों, ठीक है। वहाबी आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो कह रहा है कि यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, यह एक किसान आंदोलन था, ठीक है। यह 1890 तक चलता रहा, इसका लक्ष्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। तो इसमें से क्या आंसर सही है? ठीक है, तो ये भैया पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। हालांकि इस्लामिक प्रभावों से ये कहीं ना कहीं रहा इसके अधीन, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से ए इसका आंसर सही है। 1929 ईस्वी का जो साथियों शारदा एक्ट आया था, याद करिए, यह शारदा एक्ट में क्या किया गया था कि मेल के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष थी, फीमेल के लिए साथियों 14 वर्ष थी, ठीक है ना। और इसी शारदा एक्ट को किसके प्रयासों से लाया गया था? तो अजमेर के रहने वाले डॉक्टर हरविलास के प्रयासों से लाया गया था, ठीक है ना। चलिए, तो राइट आंसर क्या इसका बन रहा है भैया कि इसमें लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, ठीक है। ये बताइए जरा। जी हाँ, बताना कि शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अरे वाह, ठीक है, शारदा मणि कौन थी भैया? तो शारदा मणि साथियों रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और रामकृष्ण परमहंस कौन है? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए भाई। कह रहा है इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों का निर्यात को रोक लगाया गया? दासों की बात हो रही है। देखिए, पहली बात तो हम दास की बात करते हैं, तो देखिए दास प्रथा की शुरुआत, मैं दास प्रथा पर बात करने जा रहा हूं। किस पर भैया? मैं दास प्रथा पर बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि दास प्रथा स्टार्ट कब हुआ, शुरू कब हुआ, तो आपका आंसर होगा वैदिक काल में। कब शुरू हुआ था? दास प्रथा की शुरुआत कब हुई थी? वैदिक काल में। और वैदिक काल में इसके शुरू होने का कारण क्या था? तो इसका कारण था कर या ऋण। तो जो लोग कर नहीं दे पाते थे या किसी से ऋण लिए हो, नहीं अदा कर पाते थे, ना अदा कर पाना, ना अदा करना, ठीक है, या कर पाना, ठीक है ना, तो उसको दास बना लिया जाता था, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि भैया इसका उल्लेख कौन कौन सी किताबों में है? तो दास प्रथा का उल्लेख आपको मिलेगा अर्थशास्त्र में। पहली बार किस में मिलेगा? अर्थशास्त्र और मनुस्मृति जैसी किताबों में मिलेगा, ठीक है। यहां पर इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, दास प्रथा का, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अगर आपसे कह दिया कि भाई ये बताइए कि दासों का दास, ठीक है, दासों का दास या गुलामों का गुलाम, दासों का दास या गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो आप बता रहे होंगे कि भैया इल्तुतमिश को दासों का दास या गुलामों का गुलाम कहते हैं। आप यह भी जानते हैं कि मोहम्मद गौरी का दास कौन था? मोहम्मद गौरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ, और इल्तुतमिश का दास कौन हुआ? बलबन हुआ। कौन हुआ भैया? बलबन हुआ। बात समझ रहे हैं? कौन हुआ? बलबन हुआ, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए सर्वाधिक दास किसके समय में थे? सर्वाधिक दास या सर्वाधिक गुलाम किसके समय में थे? मोहम्मद फिरोज तुगलक के समय में थे, ठीक है ना। इसी प्रकार से याद करिए कि भैया दासों के लिए एक अलग विभाग बनाया। क्या भैया? दासों के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान किसने बनाया? दीवान ए बंदगान, दासों के लिए एक अलग से विभाग किसने बनाया था? तो भैया मोहम्मद फिरोज तुगलक ने बनाया था, ठीक है ना। हाँ भाई, दास प्रथा का, ठीक है, दास प्रथा का अंत किस मुगल शासक ने किया? दास प्रथा का अंत भाई आप देखेंगे 1562 में अकबर ने किया था। लेकिन यहां पर कौन सी दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? यहां पर कौन सी दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था? तो जब युद्ध होता था ना, तो युद्ध में जो सेना जीतती थी वो हारने वाले सैनिकों को अपना गुलाम बना लेती थी। तो अकबर ने यह प्रथा खत्म कर दी कि यार ये बात सही नहीं है, जो हारता है राजा हारता है, पूरी सेना को गुलाम बना लेना कहां तक ठीक है, ठीक है। तो ये वाला मामला हुआ। लेकिन अब यहां
यहां पर देखिए कि भैया बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगाई गई 1789 में, जिस समय गवर्नर जनरल यहां पर था कार्नवालिस। कौन भैया? कार्नवालिस ने साथियों ये किया था। लेकिन दास प्रथा का अंत की अगर हम बात करें कि दास प्रथा का अंत भारत में कब हुआ, तो भैया 1844 में हुआ था। कब हुआ था? 1844 में हुआ था। और याद करिए इस समय गवर्नर जनरल कौन था? एलिनबरो इस समय गवर्नर जनरल था। कौन? एलिनबरो, ठीक है ना। और अमेरिका में दास प्रथा का अंत किसने किया था भैया? है ना, अगर हम बात करें अमेरिका में दास प्रथा का अंत किसने किया था? अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया था अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन ने, ठीक बात है। और भारत के संविधान की अगर हम बात करते हैं तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 23 जो है वो दास प्रथा को गैर कानूनी असंवैधानिक घोषित करता है। असंवैधानिक घोषित करता है, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, हम बिल्कुल साइड हो गए हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। और कॉपी में नोट कर लेना क्योंकि महत्वपूर्ण तो है दद्दा। आओ जरा, है ना, अगले प्रश्न की तरफ चलें। हाँ, यहां एक करेक्शन कर लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट लेने से पहले 1843, ठीक है ना, 1843, समझ गए। चलिए आगे देख लिया जाए। अनुच्छेद 23 तो याद ही होगा भाई, अनुच्छेद 23 में कोई दिक्कत नहीं है, याद करिए। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, ठीक है ना। हाँ, बंधुआ, ये प्रश्न आपने अच्छा किया निर्मल बाबू कि पेपर लीक प्रथा कब खत्म होगी। शुरुआत का छोड़ो, पेपर लीक प्रथा कब खत्म होगी ये इस देश के नेताओं से पूछिए, इस देश के मंत्रियों से पूछिए, जो इलेक्शन के टाइम पर हाथ जोड़ के आपके सामने हमारे सामने आ तो जाते हैं, लेकिन जब हमारी जरूरत होती है तो हम पर डंडे लाठी बरसा रहे होते हैं। याद करिए, हैं? हाँ, चलिए ये बताइए, कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है भैया? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कौन? फटाफट बताएंगे भैया, फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ, ठीक है ना। आइए इसका आंसर बताइए। आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन किसने शुरू किया था? आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन तो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में तो वीर सन्निंगम के द्वारा। किसके द्वारा? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें भैया, ये बताइए जरा। कह रहा भैया महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान की शुरुआत किसने की थी भैया? हन अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा की गई थी। विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा की गई थी महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह। वैसे तो विधवा पुनर्विवाह 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप जानते हैं, ठीक है ना। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में, है ना, तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, ठीक है ना। तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे तो पुलैया समाज, किसके द्वारा? पुलैया समाज के द्वारा, ठीक है ना। आइए जरा इसका आंसर दीजिएगा। हाजी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भाई जमील, बिल्कुल प्रस्तावित तिथियां आई हैं, फाइनल तिथि नहीं। भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ था? नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ था? तो भैया नारी आंदोलन, बिल्कुल आप बता सकते हैं, आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखा है आपके पास तुरंत आंसर आ जाएगा कि भैया रमाबाई रानडे। ये देखिए, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो भारत के बाहर याद करिए, राजा राममोहन राय की डेथ कहां हुई थी भाई? ब्रिस्टल में हुई थी ना, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी भैया। ब्रिस्टल इंग्लैंड में साथियों इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में, ठीक है, 1833 में। ये देखिए, चंद्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? चंद्रिका नाम की पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो चंद्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था चंद्रिका भवानी चरण बंदोपाध्याय, उनका नाम ही है चंद्रिका भवानी चरण बंदोपाध्याय, ठीक है ना। हाँ चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें, ये बताइएगा। जी हाँ, बताना है कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं एक भाई साहब, कह रहे हैं कि सर आप किसे वोट देंगे? बड़ी सीधी सी बात है कि मैं किसे वोट दूंगा या किसे नहीं दूंगा ये मेरा पर्सनल अपना मामला है, और अगर ये सार्वजनिक रूप से बताए जाने की बात होती या चीज होती तो संविधान निर्माता और देश के संचालक या इलेक्शन आयोग के द्वारा इस तरह की व्यवस्था नहीं की जाती कि आप इलेक्शन में जब वोट देने जाते हैं तो जब आप वोट देते हैं तो किसी को दिखाई नहीं देता कि किसे आपने वोट दिया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं भैया एक प्राइवेसी के साथ वोट दिया जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसी व्यवस्था होती तो वहां दिखता तो हम भी बता देते, ठीक है। तो जब है ना संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था की है तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ मैं नागमणि दे दूंगा सही है। चलो, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक भैया दयानंद सरस्वती हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको याद हो स्वराज शब्द याद है?
स्वराज शब्द की उत्पत्ति इसी किताब से तो हुई थी, स्वराज शब्द, ठीक है ना। स्वराज शब्द की बात करें, अब आप बताइए, अगर यहां पर क्वेश्चंस कई सारे हैं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कि शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, क्वेश्चन देखिए, शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, शब्द की व्याख्या किसने की, शब्द की व्याख्या किसने की, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, शब्द का प्रथम प्रयोग, है ना, का प्रथम प्रयोग, शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। अच्छा, इस शब्द का लक्ष्य कांग्रेस ने कब निर्धारित किया, का लक्ष्य इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब निर्धारित किया, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से जैसे स्वराज है ऐसे ही होता है एक पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का, है ना, नारा किसने दिया, समझ रहे हैं। पूर्ण स्वराज का, ठीक है, लक्ष्य कांग्रेस ने कब निर्धारित किया, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य आईएनसी ने कब निर्धारित किया, बात समझ रहे हैं। हाँ, आईएनसी ने कब निर्धारित किया। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप इस तरह से चीजों को देखते हैं तो मजा तो आता ही है, ठीक है। आप देखिए जरा, इसका आंसर ले लीजिए, दे दनादन अंदाज में भाई। शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे, सत्यार्थ प्रकाश से। किससे हुई है, सत्यार्थ प्रकाश से हुई है, ठीक है ना, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक बात है। अच्छा, ठीक है। शब्द की व्याख्या किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। किसने भैया, महात्मा गांधी ने की थी, महात्मा गांधी ने। शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था भैया, तो शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले थे दादा भाई नेहरू। कौन, दादा भाई नेहरू थे, ठीक है, थे कि नहीं थे भाई। अच्छा भाई, का लक्ष्य आईएनसी ने कब निर्धारित किया, 1906। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन दोस्तों, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था भैया, तो पूर्ण स्वराज का नारा देने वाले थे हसरत मोहानी। कौन थे, हसरत मोहानी, हसरत मोहानी ने साथियों ये नारा दिया था, ठीक है ना। अच्छा, आईएनसी का लक्ष्य आईएनसी ने कब निर्धारित किया था, 1929 के अपने लाहौर अधिवेशन में, 1929 के अपने लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, समझ गए। तो एक तरफ से बना बन एकदम, है ना, स्क्रीनशॉट लेना तो बनता है। और सुनो भैया, नोट करते जाना, ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण है तो इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। हाँ जी भाई, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज बिल 1895 में बाल गंगाधर तिलक लाए थे, जिसके माध्यम से इन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वराज पार्टी वो पहली पार्टी है जिसने संविधान सभा के गठन की मांग ऑफिशियली की थी 1934 में, समझ रहे हैं। तो ऐसे स्वराज से बहुत कुछ है। आइए ये बताइए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो अभी अभी बताया है कि भैया स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है ना। ये बताइए, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी, बहुविवाह, हाँ बिल्कुल भाई संजीत, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह बात कही थी कि भैया क्या, यही कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह यही तो लेकर आए थे, ठीक है, तो वो चीज है। चलिए हाँ जी, बाकी राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के, राजा राम मोहन राय इसमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो जो ग्रंथ लिखे गए उसके लिए तो मैं एक ट्रिक बता ही चुका हूं। अब राजा राम मोहन राय के बारे में एक चीज और जानिए कि ये भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के जनक भी हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के जनक, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के क्या है भैया, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के जनक हैं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के जनक हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया भैया, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि ये कौन कौन सी पत्रिका के संपादक हैं। तो एक सिंपल सी ट्रिक ले लीजिए, मिसबा। क्या भैया, मिसबा। बाकी इनके द्वारा जो है ना किताबें लिखी गई हैं उसकी ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। अब देखिएगा, तो भैया सिंपल सी ट्रिक जो मिसबा है, तो मी से क्या हो जाएगा, मी से हो जाएगा मिरातुल अखबार। क्या हो जाएगा दोस्त, मिरातुल अखबार, ठीक है। तो मिरातुल अखबार समाचार पत्र इन्होंने ही संपादित किया। स से क्या हो जाएगा, संवाद कौमुदी। क्या हो जाएगा, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ठीक है। बाह से क्या हो जाएगा, ब्रह्म क्रॉनिकल। क्या हो जाएगा, ब्रह्म क्रॉनिकल। अब कौन सा किस भाषा में था आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। आप ही देखिए भाई, मिरातुल अखबार नाम से लग रहा है कि फारसी भाषा में रहा होगा, ठीक है। और ये किस में था, ये बंगाली में था। किस में था ये बंगाली में था। और ये किस में था, ये इंग्लिश में था, ये इंग्लिश में था, ठीक है। और एक बात समझिए क्या भैया, कि भाई जो ये आप देख रहे हैं मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, ब्रह्म क्रॉनिकल, ये तीनों पत्रिकाएं अलग अलग भाषाओं में। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि राजा राम मोहन राय मल्टीलिंग्विस्टिक थे, बहुभाषाविद थे, है ना, बहुभाषाविद थे, ठीक है,
लो भैया, भाई साहब कह रहे हैं आरपीएफ का पूरा पीडीएफ चाहिए, मतलब एक पीडीएफ में पूरा आरपीएफ सिलेबस खत्म, ऐसा कहाँ लिखा है? चलिए, मेहनत से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वेरी गुड भैया भोला। ये बताओ जरा, बताना है कि द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तकों को किसने लिखा? तो बता ही चुके हैं, राजा राम मोहन राय है ना ऑप्शन में, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस की ना बात हो रही है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, आइए अगला देख लिया जाए भाई। हाँ जी, बताना है कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जहां तक इस तरह के राजकुमार वाला क्वेश्चन है, जैसे एक आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं यात्रियों का राजकुमार, ठीक है ना, यात्रियों का राजकुमार पढ़ा है ना, यात्रियों का राजकुमार, जिसको इंग्लिश में क्या कह रहे होते हैं भैया? इंग्लिश में कह रहे होते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक है, लेकिन कई बार हिंदी में ऐसे लिख कर आ जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है, समझ रहे हैं? कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो भैया बिल्कुल तैयार रहना है। इसी प्रकार देखिए, एक होता है क्या, मध्यकाल में यात्रियों का राजकुमार, क्या मध्यकाल में यात्रियों का राजकुमार, मध्यकाल में यात्रियों का राजकुमार, तो इसका आंसर अलग होता है, मध्यकाल में यात्रियों का राजकुमार, इसका आंसर बिल्कुल अलग है। ठीक है, और एक होता है क्या भैया, एक जैसे ये हो गया पत्रकारिता का राजकुमार, पत्रकारिता का राजकुमार, ठीक है ना, हाँ, पत्रकारिता का राजकुमार। ठीक है, तो तीनों के आंसर अलग अलग हैं, ले लीजिए आंसर यहीं पर। क्या भैया, इसका आंसर हो गया क्या, वेन सांग। क्या हो गया भाई, वेन सांग, बहुत बार पूछा गया है। इसका क्या हो जाएगा, मार्को पोलो। क्या हो जाएगा, मार्को पोलो भाई साहब, ठीक है ना, मार्को पोलो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टोदास पाल। क्या हो जाएगा भैया, क्रिस्टोदास पाल, क्रिस्टोदास पाल, ठीक है ना, क्रिस्टोदास पाल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। राइट आंसर क्या है, क्रिस्टोदास पाल। अब ये क्रिस्टोदास पाल किससे संबंधित थे? तो हिंदू पैट्रियाट, ठीक है ना, हिंदू पैट्रियाट नाम का एक समाचार पत्र था, उसी से संबंधित थे, हिंदू पैट्रियाट से। ठीक है ना, हाँ जी। अब एक बात और सुनो भैया, ठीक है ना, हाँ ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ ले भैया, तो भैया देखिएगा, ये भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक कौन है? ये राजा राम मोहन राय है। कौन है भैया? ये भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के जनक, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के जनक है, ये भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के जनक है। बात समझ रहे हैं? और याद करिए, पहला समाचार पत्र किसने निकाला था? तो पहला जो न्यूज़पेपर भारत में निकाला गया था वो इन्हीं के द्वारा तो निकाला गया था। पहला जो न्यूज़पेपर निकाला गया था, याद है कि नहीं? जेम्स ऑगस्टिन हिक्की। और भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाया था? पुर्तगालियों ने, गोवा में। पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने गोवा में लगाया था। अंग्रेजों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस कहां लगाया था? बंबई में। ठीक है, ये बताओ, संवाद कौमुदी किस भाषा में था भैया? संवाद कौमुदी, इस पर हमने अभी ट्रिक बताई थी आपको। ये देखिए बताया था ना, संवाद कौमुदी। तो मिस बाह, मी से मिरातुल अखबार, सा से संवाद कौमुदी, बाह से ब्रह्म क्रॉनिकल, ये तीनों राजा राम मोहन राय का है, क्रमशः फारसी, बंगाली और, है ना, हाँ, इंग्लिश में। तो संवाद कौमुदी किस में था भैया? बंगाली में था। किस में था दोस्त? बंगाली में था। ठीक है ना। आइए, बंगाली आज के टाइम में देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है ना, हिंदी के बाद बंगाली आज के टाइम में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो ऐसा कोई यहां पर बंगाल से है जो हमारे बिहार के पटना में होने वाले 26 तारीख के मीटअप में आ रहा है? जी हाँ, बिहार के पटना में 26 तारीख को एक मीटअप का आयोजन हो रहा है, जहां पर हम और आप मिलेंगे आमने सामने, है ना। अभी तक तो आप केवल हमें देख पाते हैं कैमरे के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लेकिन हम पहली बार आपको सामने से देख रहे होंगे। क्या बात है भैया, दीपक बाबू आ रहे हैं, अमन बाबू भी आ रहे हैं, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, सोया जी भी आ रहे हैं, अच्छा वेरी गुड, ठीक है ठीक है, हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बताइए, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था भैया? देखो, मोतीलाल घोष भैया। कौन? मोतीलाल घोष। अब देखिए जरा, अमृत बाजार पत्रिका, अगर साथियों आपको याद हो तो एक आया था, क्या याद करिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में कौन छपने लगा था? यही, ठीक है ना, बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में छपने लगा था, रातों रात अंग्रेजी में, इंग्लिश में छपने लगा, इंग्लिश में छपने लगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। चलिए, ये देखिए, बताना क्या है, वह कौन सा अखबार था जो 1880 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वही क्वेश्चन अभी बता रहे थे ना, रातों रात अंग्रेजी में छपने लगा, तो भैया कौन सा था? यही अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर बताइएगा जरा। हाँ जी, तो आपको क्या बताना है भैया?
अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किस पत्र का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को से हुआ था। सैन फ्रांसिस्को से, याद करिए 1913 की बात है। 1913 में इसी सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भैया? लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा साथियों की गई थी। और इसी गदर पार्टी के द्वारा जो पत्रिका निकाली गई उसका नाम क्या था? गदर पत्रिका। ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिएगा सोम प्रकाश, ये किसका था भैया? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा इसको संपादित किया गया साथियों। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है। न्यू इंडिया, ठीक है, कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया किसका था? एनी बेसेंट का था। किसका था भैया? एनी बेसेंट का था। एनी बेसेंट का एक और था, कौन सा? कॉमनवेल्थ। कौन सा था? कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों याद रखिएगा। ठीक है, ये बताइए मराठा तथा केसरी दोनों का संपादन किसने किया था? तो मराठा और केसरी दोनों के संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक दोनों के ही संपादक हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए तिलक तथा केसरी का, तिलक द्वारा केसरी का, तो तिलक द्वारा, ठीक है, जो केसरी पत्र था, जैसे देखिए इन्होंने 2 पत्रों का संपादन किया। केसरी किस भाषा में था? मराठी में था। केसरी मराठी भाषा में छपता था, जबकि मराठी किस भाषा में था? ये इंग्लिश भाषा में था। किस में था भैया? इंग्लिश भाषा में था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो खैर इसका राइट आंसर क्या है? 1881। और वैसे आपको बता दें, एक पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। एक पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। ये बताइए भाई। गीता रहस्य, भाई गीता रहस्य है क्या? तो गीता रहस्य साथियों ये है क्या? ये भगवत गीता पर टीका है। भगवत गीता पर साथियों ये टीका है। और इसको कहां पर लिखा गया? मांडले जेल में लिखा गया। कहां पर लिखा गया? मांडले जेल में लिखी गई थी। ये कहां पर? मांडले जेल में साथियों इसको लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अच्छा, जिस प्रकार से भगवत गीता पर टीका बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, इसी प्रकार से कोई बता सकता है कि कुरान पर टीका किसने लिखी है? कुरान पर टीका किसने लिखी है? तो कुरान पर टीका लिखी गई है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा कुरान पर टीका लिखी गई है। कुरान पर टीका लिखी गई है। ठीक है, आगे देख लिया जाए भाई। ये बताइए कॉमनवेल्थ समाचार पत्र, कॉमनवेल्थ, ठीक है, तो याद करिए, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों के संपादक कौन थे भैया? एनी बेसेंट। दोनों के संपादक कौन थे? एनी बेसेंट। ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा जो संपादित पत्रिका है, इसमें से एक था इंडियन ओपिनियन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में निकाला गया था। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन दोस्तों। ठीक है ना। इसी प्रकार से और कौन सा है भैया? जैसे इनके द्वारा एक निकाला गया साथियों, कौन सा? नवजीवन। नवजीवन गुजरात से। नवजीवन कहां से? गुजरात से। और एक निकाला गया कौन सा भैया? यंग इंडिया, ये भी गुजरात से। ठीक है। और एक निकाला गया कौन सा इनके द्वारा? हरिजन पत्रिका। कौन से भैया? हरिजन पत्रिका। तो ये चारों साथियों महात्मा गांधी की है। ये चार के चारों किसकी हैं? महात्मा गांधी की। ठीक है। चलिए ये बताइए मैडम भीखाजी कामा के द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र कौन सा था? मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। ठीक है। तो मैडम भीखाजी कामा के द्वारा वंदे मातरम नाम से, ठीक है ना, किया गया। कौन सा? वंदे मातरम। ठीक है। ये बताइए भवानी मंदिर के लेखक कौन है भैया? भवानी मंदिर नाम की एक किताब है, इसके लेखक बारिंद्र घोष हैं। इसके लेखक कौन है भैया? बारिंद्र घोष हैं। भवानी मंदिर नाम की एक पुस्तक है, काफी प्रसिद्ध। ठीक है। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड, न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। कौन है भैया? अरविंद घोष है। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड के लेखक कौन है? अरविंद घोष। ठीक है। ये देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, इसके लेखक कौन है? डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, इसके भी लेखक अरविंद घोष है भैया। इसके भी लेखक अरविंद घोष है। ठीक है। ये देखिए। अच्छा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो पत्रिका संपादित की गई उस पर भी कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं अभी। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा। अच्छा, अब एक चीज इसका जरा ध्यान दीजिए, वैलेंटाइन शिरोली कौन है? ये भैया लंदन टाइम्स के संवाददाता है। लंदन टाइम्स एक पत्रिका थी, लंदन टाइम्स के रिपोर्टर है। कौन है भैया? ये लंदन टाइम्स के रिपोर्टर। कौन है ये? लंदन टाइम्स के रिपोर्टर हैं। ठीक है ना। अच्छा, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई और इस बुक का नाम क्या है पता है? इस बुक का नाम है इंडिया अनरेस्ट। क्या नाम है इस बुक का? इंडिया अनरेस्ट। क्या नाम है? इंडिया अनरेस्ट। अब इस बुक में क्या हुआ था जरा ध्यान दीजिएगा। इस बुक में 2 बातें कही गई। क्या? इस बुक में कहा गया भारतीय अशांति, भारतीय अशांति, भारतीय अशांति, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय अशांति है ना का जनक, भारतीय अशांति का जनक। और एक कहा गया भारतीय अशांति की
जननी, ठीक है ना। अब इसमें भी दो चीजें हैं, क्या दो चीजें हैं भाई, कि इसमें एक तो कहा गया जब जनक कहा जाए तो अगर किसी संस्था, अगर संस्थाओं का नाम ऑप्शन में दिया हो तब क्या बताओगे, और अगर व्यक्तियों का नाम ऑप्शन में दिया हो तब क्या बताओगे। और यहां पर तो भैया किसी महिला का ही नाम होगा तो जननी या महिला कह सकते हैं, जननी या महिला कह सकते हैं। तो देखिएगा संस्था का नाम आएगा तो आंसर होगा आर्य समाज, क्या होगा आंसर, आर्य समाज आंसर होगा। और अगर व्यक्ति का नाम आएगा तो बाल गंगाधर तिलक होगा, क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक होगा। और यहां पर महिला का नाम आएगा तो मैडम भीखाजी कामा होगा, क्या होगा, मैडम भीखाजी कामा होगा। बात समझ रहे हैं, मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा वही तो हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर पहली बार भारत का झंडा जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था, ठीक है भैया। चलिए तो टोटल 80 क्वेश्चन होने हैं, बस 3 क्वेश्चन और बाकी है। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया साथियों याद करिए, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखी गई थी, लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। नील दर्पण के लेखक कौन है, तो भैया नील दर्पण याद करिए 1859 का जो नील विद्रोह है बंगाल का, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिल जाता है नील विद्रोह बंगाल का, ठीक है। दीनबंधु मित्र, कौन भैया, दीनबंधु मित्र। वैसे राजेंद्र प्रसाद की एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड, क्या नाम है भैया, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड। ये वही किताब है जिसमें इन्होंने वास्तविक पाकिस्तान का, जिसमें इन्होंने कहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड में लिखा कि वास्तविक पाकिस्तान का निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि मिंटो द्वितीय था, ठीक है ना, मिंटो द्वितीय था, ठीक। उर्दू साप्ताहिक अखबार अल हिलाल और अल बिलाल, तो एक अल हिलाल था और ऐसे ही एक था अल बिलाल, तो अल हिलाल और अल बिलाल दोनों, अल हिलाल और अल बिलाल ये दोनों ही किसका था, अबुल कलाम आजाद का, किसका भैया, अब्दुल कलाम आजाद का, ठीक है ना। चलिए ये देखिए 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ, ठीक है ना, किसके द्वारा एक पत्रिका संपादित की गई थी भैया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा साथियों। और इसका नाम क्या था, राफ्त गुफ्तार, क्या नाम था इसका, राफ्त गुफ्तार, ठीक है ना। और संस्था जो स्थापित की गई थी जिसके द्वारा यह पत्रिका संपादित की जाती थी उसका नाम क्या था, संस्था का, रहनुमाए माजदायन सभा, क्या नाम था इसका, रहनुमाए माजदायन सभा। तो अगर हम रहनुमाए माजदायन सभा की बात करें तो 1851 में इसकी स्थापना कहां पर की गई थी, गुजरात में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर भैया, गुजरात में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नेहरू के द्वारा, ठीक है, दादा भाई नेहरू के द्वारा। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 80 दमदार धमाकेदार प्रश्नों का यह सेशन यहां पर समाप्त होगा और जबरदस्त तरीके से आपने पूरा आनंद लिया होगा इस सेशन का और निश्चित रूप से आपके ज्ञान में इजाफा हुआ होगा और आपके नोट्स के लिए, आपकी कॉपी के लिए ढेर सारा कंसेप्ट मिला होगा। आपने जरूर नोट किया होगा या पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके नोट करेंगे तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से इस बार लग जाइए। और हां, याद रहे कि आपके अपने सत्यम सर लेकर आ रहे हैं मैथ्स की एक महामैराथन क्लास, इस बार सैटरडे 11 मई सुबह 9 बजे, मतलब कि भैया लड़ाई आर पार होगी। तो मैथ्स की इस महामैराथन के लिए तैयार हो जाइए सत्यम सर के साथ 11 तारीख सुबह 9 बजे। कब भैया, 11 तारीख सुबह 9 बजे। तो तैयार रहिएगा। और हां, रेलवे के रक्षक बनना चाहते हैं, आरपीएफ की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो रक्षक बैच आपका इंतजार कर रहा है बेसब्री से और जबरदस्त कूपन कोड के साथ, मात्र, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल नॉमिनल फी में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ले डालिए और अपनी तरफ से जबरदस्त तरीके से जी जान लगाकर मेहनत करिए, है ना, और झंडा गाड़ दीजिए। कोई क्वेरी हो तो नीचे चल रहे हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार के पटना में 26 मई को होने वाले जबरदस्त धमाकेदार आगाज मीटअप में आप में से कितने लोग आ रहे हैं। जी हां, उड़ान 2.0, तो यह हमारी संस्था का दूसरा मीटअप होगा। पहला हमने लखनऊ में किया था जो 1.0 था, ये उड़ान 2.0 है। तो आप में से कौन कौन से लोग आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हां, अगर कोई क्वेरी हो तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को 15 दिन 15 मैराथन की ये क्लास खूब पसंद आ रही है, लेकिन आप सभी के कमेंट में जो एक कमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो होता है इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। टेलीग्राम पे जा रहे हैं, वहाँ पर पीडीएफ मिलती है, लेकिन काफ़ी संख्या में पीडीएफ होने की वजह से इस क्लास की पर्टिकुलर पीडीएफ खोजने में आपको अभी तक समस्या आ रही थी। उसका समाधान बिल्कुल आसान तरीके से किया गया है।
अगर आपको 15 दिन 15 मैराथन, आरपीएफ और एनटीपीसी या इसके अलावा यूट्यूब की किसी भी क्लास का पीडीएफ चाहिए जो कि सीरीज चल रही होगी, तो वो आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन में। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ डालकर, और इस एप्लीकेशन में आपके पास पीडीएफ के अलावा कई सारे और भी नए नए चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पीडीएफ मिलेगा आपको पीडीएफ क्लास नोट वाले सेक्शन में, जहां पर आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा कि 15 दिन 15 मैराथन जीके जीएस और साइंस की पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेंगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास जो भी हो सकते थे वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूट्यूब की बाकी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको इसी एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी, और बहुत सारे ऐसे पेपर्स जो पिछले सालों में हो चुके हैं उनके पेपर्स भी आपको प्रीवियस ईयर सेक्शन के फोल्डर में देखने को मिल जाएगा, जहां से उसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में इस क्लास के बारे में जो भी आपको अच्छा लगे करे वो जरूर लिखा करिए। धन्यवाद साथियों।